अगली जानकारी आपको बता दें कतर से, जहां पर अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। ईरान ने यह मिसाइल अटैक किया है। हमले में भारी नुकसान की जानकारी भी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट कतर से, जहां पर अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। यानी कुल मिलाकर अमेरिकी एसेट को लगातार ईरान निशाना बनाता नजर आ रहा है और एक के बाद एक अटैक ईरान की ओर से किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिकी एसेट को बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त किया जा सके, खत्म किया जा सके। Hey, what's that? You hear that boom? Right here in the yard. Oh, no. Run away from the center! Now, who's that? Send me. Hey, what's that? You hear that boom? Right here in the yard. Oh, no. Run away from the center! Now, who's that? Send me. Hey, what's that? You hear that boom? Right here in the yard. Oh, no. तो वीडियो आपने देखा और सुना किस तरीके से यहाँ पर चीख पुकार मच गई है। लोग यहाँ पर डर के साए में जी रहे हैं। हर दिन उनके लिए कठिनाई भरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक हमले यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। तीनों ही देशों में स्थिति काफ़ी भयावह बनी हुई है। अमेरिका और इजराइल जो एक के बाद एक ईरान पर हमले कर रहा है, तो ईरान भी उन हमलों का पलटवार करता नजर आ रहा है। और उसी का ये नतीजा है कि कतर में भी आपको बता दें अब हमले होने शुरू हो चुके हैं। यानी यूएई को भी निशाना लगातार बनाया जा रहा है और निशाना बनाने के पीछे की वजह जो है ईरान की ओर से यही स्पष्ट की जा रही है कि उनका मकसद सीधे सीधे अमेरिकी एसेट्स को नष्ट करना है, तबाह करना है। तो पल पल की अपडेट इस वॉर से जुड़ी हम आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात फिलहाल अभी इन देशों में बनी हुई हैं। वहीं इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कुछ खास मेहमान। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड कमोडर राणा मेहंदी रत्ता, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। लगातार हम इस पूरे मामले को लेकर बारीकी से देख रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सबसे पहले राणा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में। आप भी तस्वीर देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और एक एक अपडेट इस महायुद्ध से जुड़ी सामने आ रही है। ऐसे में ईरान लगातार अपने ऊपर हो रही बमबारी का बदला भी लेता नजर आ रहा है। और अभी हाल ही में देखिए जो बड़ी अपडेट भी सामने आई, वो तेल अवीव से सामने आई, जहाँ पर एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। कैसे देखते हैं आप इसको? नमस्कार और हैव अ नाइस डे फॉर ऑल द व्यूअर्स। जिस तरह की आप आज सुबह तक देख रहे हैं, जितने भी अटैक्स किए जा रहे हैं सब पर काउंटर अटैक्स अभी भी हो रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि उनके 90% के करीब मिसाइल्स भी खत्म कर दी गई हैं और उन पर 7000 के करीब हमले भी किए गए हैं, मगर बहुत स्पष्ट है कि अभी भी उनके पास ड्रोन्स भी हैं और मिसाइल्स भी हैं जो कि अभी खत्म नहीं हुई हैं। और ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि वो सरेंडर कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसमें ऐसा देखिए कि ये युद्ध बहुत क्लियरली कैलिब्रेटेड तरीके से बढ़ता चले जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने आप कम या ज्यादा हो रहा है, ये बहुत कैलिब्रेटेड है शुरू से ही। पहले कुछ दिन उन्होंने उनकी नेवी और मिसाइल्स को तबाह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल डंप्स को बिल्कुल टच नहीं किया। अभी भी ये ऑल आउट वॉर नहीं है, अभी भी बहुत सोच समझ कर निशाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले सिविलियंस और जहां भी अमेरिकी बाहर रह रहे थे वहां पर कम निशाने लगाए जा रहे थे। स्पेशली यूएई में इसका ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यूएई एक ट्रेड सेंटर है बहुत बड़ा, और दुबई तो पूरी दुनिया में सिर्फ ट्रेड के लिए ही जाना जाता है। और ऑयल तो वहाँ वैसे भी बहुत कम है उनकी इकॉनमी में, उनका सारा सिस्टम भी ट्रेड पर ही चलता है। इसीलिए उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा निशाना भी बनाया जा रहा है। और उसी तरह से अमेरिका ने अब ईरान के साउथ में ज़्यादा निशाना शुरू कर दिया है, ताकि वो कल या परसों में हॉर्मूज को कंट्रोल कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं मेन प्रॉब्लम इस वक्त हॉर्मूज को कंट्रोल करने का है, और उसकी 3-4 लेयर्स हैं उसे ऐसे ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए पहले उनकी नेवी को ध्वस्त करना है, फिर उनके माइन स्वीपर्स को, माइन लेयर्स को ध्वस्त करना है, फिर उनके आसपास जितने भी माउंटेन्स हैं उन्हें सैनिटाइज करना है ताकि वहां से कोई बमबारी ना हो सके।
उसके बाद उनके पूरे मिसाइल सिस्टम्स को करना है ताकि किसी शिप पर वो वॉर ना कर सकें। और इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रंप ने कुछ बाकी कंट्रीज को भी कहा कि वो अपनी नेवी से मदद भेजें, जबकि उनका अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पर हैं। लेकिन उन्हें अपनी सेफ्टी भी देखनी है और ये भी देखना है कि किसी टैंकर को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि इंश्योरेंसेस वगैरह का बहुत इश्यू रहता है। अभी भी उनकी मल्टीपल टाइम्स हो गई हैं इंश्योरेंसेस। तो हालाँकि इंडिया ने अपने 2 टैंकर्स वहाँ से निकाले हैं, लेकिन वो भी ईरान से बात करके। मगर ऐसा नहीं है कि जी। हम सभी टैंकर्स निकाल पाएँगे। उसके लिए अमेरिका जिस तरह से कोशिश कर रहा है हुँ। उनके आइलैंड पर और उनके जो सदर्न एलिमेंट सदर्न सिटीज़ हैं उन पर अटैक करके उसे कवर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कुछ समय में अब वो उनके जो ड्रोन्स हैं, जो कि अंडरग्राउंड ड्रोन्स हैं, और मोटर बोट्स हैं, जो कि सुसाइडल मोटर बोट्स हैं, जिससे वो अपना शिप्स को टारगेट करते हैं। ये सब कंट्रोल अभी चौथे चरण में करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसके बाद हॉर्मुज़ पर भी कंट्रोल किया जा सके। अभी स्थिति ऐसी है। बिल्कुल। ऐसे में राणा सर, जैसे आपने बताया कि देखिए हॉर्मुज़ जो है अपने आप में ही काफ़ी बड़ा विषय बना हुआ है संकट की घड़ी में। ऐसे में हमने ये भी देखा कि ईरान ने भारत को इजाज़त दे दी कि वो वहाँ से अपने तेल के टैंकर, गैस के टैंकर लेकर जा सकता है। लेकिन क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी कुछ इस स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि अन्य देशों से हेल्प की बात करते नज़र आ रहे हैं, आर्मी सपोर्ट देने की बात करते नज़र आ रहे हैं, क्या लगता है कि भारत को जो ये एक तरह से यहाँ पर परमिशन दे दी गई है कि वो यहाँ से तेल टैंकर लेके जा सकता है, तो क्या भारत से इनडायरेक्टली अमेरिका जो है हेल्प ले पाएगा एलएनजी को लेकर, या यूं कहे कि जिस तरह से वहाँ पर गैस या फिर तेल को लेकर एक हेल्प जो दे दी गई है ईरान की ओर से हमें भारत को? जी हाँ, मैं आपको इसे सरल सब शब्दों में बताता हूँ। भारत, ईरान और इज़राइल दोनों के साथ दोस्त रहा है। इनफैक्ट हम्म। प्राइम मिनिस्टर इज़राइल में थे युद्ध होने से 1-2 दिन पहले ही, और ईरान से भी जी। बहुत तेल भी हमारा आता रहा है और हर तरह से हमारे उनके साथ संबंध भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारत को क्लियर कर दिया है कि वो सारा तेल ले जा सकते हैं, लेकिन केस टू केस बेसिस में उन्होंने 2 टैंकर्स हमें अलाउ किया था कि हम अपना जी। निकाल सकते हैं। जिससे ये मालूम होता है कि रिश्ते अभी भी नाज़ुक नहीं हैं, लेकिन चल रहे हैं और ठीक चल रहे हैं। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका को हॉर्मुज़ कंट्रोल करना ही है, क्योंकि अब वो बीच में हैं और वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनकी पूरी नेवी वहाँ पे 3 फ्लीट्स लगी हुई हैं और जी। उन्हें कंट्रोल तो करना ही है। उन्होंने जिस-जिस कंट्री को ज़्यादा ज़रूरत है ऑयल की, जिस तरह से जापान और साउथ कोरिया और साउथ ईस्ट के और जो कंट्रीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो भी अपना बेड़ा वहाँ भेजें, अपनी नेवी वहाँ भेजें। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, वो सबको इन्वॉल्व भी रखना चाहते हैं अपनी वॉर में, लेकिन वॉर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं लोग, जस्ट फॉर एनी रीज़न। चाइना को भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना के पास अपना ऑयल रशिया से भी आता है। हालाँकि बहुत ज़्यादा ऑयल उनका साउथ वेस्ट से भी, इधर से भी आता है, मिडल ईस्ट से भी आता है। मगर कोई भी अभी फ़िलहाल हाँ या ना नहीं बोल रहा है, और अभी फ़िलहाल बात ऐसे ही चल रही है। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान को किसी भी कारण से अननेसेसरी किसी भी वॉर में जाना चाहिए, और हमारे पास और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं और अपनी कोशिश से मैनेज भी कर रहे हैं अभी तक। जी। कुछ थोड़ा-सा इकॉनमी लाना पड़ेगा अपनी शायद यूज़ में, मगर फ़िलहाल अभी स्थिति ये है कि हमारा कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हमें नहीं है। हालाँकि हमें थोड़ा इकॉनमी के बारे में सोचना पड़ेगा, गैस और हम्म। फ्यूल के बारे में। बिल्कुल।